स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर हमारे सेशन में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम डेफिनेटली आपके साथ आने वाले समय में जीएसटी के ई-वे बिल के रेलेवेंट टॉपिक्स को एक एक करके शेयर करेंगे। सो ये हमारा पहला वीडियो है पहले टॉपिक को कवर करते हुए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ई-वे बिल क्यों बनाया जाता है, ई-वे बिल कब बनाता है, कौन बनाता है और क्यों बनाता है, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं और भी बहुत कुछ हम आने वाले समय में इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि ये सारे हमारे टॉपिक्स थे, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पर्टिकुलर बात करेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ ई-वे बिल के बारे में भी कि ई-वे बिल क्या है। बेसिकली इट इज अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी कैरीड बाय अ पर्सन जनरेटेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ सच मूवमेंट ऑफ द गुड्स। बेसिकली क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक व्यक्ति के द्वारा लेके चला जाता है गुड्स के मूवमेंट से पहले। अगर आप माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट रहती है। वो गुड्स के मूवमेंट से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नहीं तो टैक्स अथॉरिटीज आपकी ऐसी की तैसी करते हैं, नेसेसरी आपको हैरेस तो करते ही हैं। बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और कौन लेके चलेगा? द पर्सन इज हु इज इन चार्ज ऑफ कन्वेंस कैरिंग एनी कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स। यानी पर्सन जो कंसाइनमेंट कैरी कर रहा है उसका इंचार्ज है, वो लेके चलेगा। कब लेके चलेगा? जब वो गुड्स लेके चल रहा है उसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड रखी गई है कि अगर आपके गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है तभी आपको ई-वे बिल कैरी करना है, अगर नीचे है तो ई-वे बिल कैरी करना आपके लिए कंप्लीटली वॉलंटरी है। ये कहाँ से जनरेट होता है? तो डेफिनेटली ये ई-वे बिल पोर्टल से जनरेट होता है। और ये रजिस्टर जनरेट कौन करता है? ये जनरेट करता है कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन या फिर ट्रांसपोर्टर। कब जनरेट करता है? ये जनरेट करता है जब गुड्स का मूवमेंट होता है। यानी अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं है, वेरी फ्रेंकली अगर गुड्स का कोई मूवमेंट नहीं है, गुड्स केवल बिल टू शिप टू हो रहा है तो ई-वे बिल की जरूरत नहीं है। बहुत भ्रांति रहती है कि भाई नहीं गुड्स ई-वे बिल तो हर बार बनेगा ही बनेगा इनवॉइस में। नहीं, ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड ऑन मूवमेंट ऑफ द गुड्स। व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द गुड्स तब आप ई-वे बिल बनाएंगे। जब आप माल बेचेंगे मूवमेंट होगा तब आप ई-वे बिल बनाएंगे। अगर हम आगे टॉपिक पे बात करें तो हम बात करेंगे अभी हु विल जनरेट एंड व्हेन टू जनरेट। कौन जनरेट करेगा, कब जनरेट करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पे हम बात करेंगे। तो हु टू जनरेट में हम डिस्कस करेंगे रूल 138(1) में हम ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ई-वे बिल जनरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है, जनरेट कौन कर सकता है, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो उस पे सरकार का कहना यह है, रूल 138 क्लियरली बोलता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन who to generate, every registered person, either it's a seller, it's a purchaser, every registered person who causes movement of the goods. Here the important point is the causes movement of the goods, जिसकी वजह से गुड्स मूव हो रहा है। इसको शॉर्टर टर्म में बोले कि फ्रिट आपकी ट्रांसपोर्ट टर्म क्या है? आप मेटल एक्स बेसिस पे ले रहे हैं, एफओआर बेसिस पे ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी वहां शिफ्ट होती है। मींस अगर आप का ट्रांसपोर्ट और आपके गमाल का मूवमेंट जो है वो आपका सप्लायर अरेंज कर रहा है तो ई-वे बिल वही जनरेट करेगा। और अगर आपका गुड्स का मूवमेंट आप जनरेट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट आप जनरेट कर रहे हैं, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे शिफ्ट होती है। मींस जो गुड्स का मूवमेंट कॉज कर रहा है, ट्रांसपोर्ट अरेंज कर रहा है, भाड़ा पे कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी गुड्स ई-वे बिल जनरेट करने के लिए। कब रिस्पॉन्सिबल है? ऑन ऑफ अ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000। यानी अगर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 रुपीज इज लायबल फॉर जनरेशन ऑफ ई-वे बिल। 50,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू है, आप मूवमेंट कॉज कर रहे हैं और आप रजिस्टर्ड पर्सन है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। कब बन जाती है? इन रिलेशन टू सप्लाई और अदर देन सप्लाई। इसमें सप्लाई भी कवर होती है, अदर देन सप्लाई के कॉजेज भी कवर होते हैं। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कौन जनरेट कर सकता है। मैंने बताया किसको जनरेट करना चाहिए, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है 138 के हिसाब से, वो तो बात हो गई। जनरेट कर कौन सकता है, ये कर सकता है वाली बात निकल के आती है जो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशंस दिए उनके बेसिस पे। कंसाइनर एज अ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर कंसाइनर रजिस्टर्ड है तो कंसाइनर भैया जनरेट कर दे। कंसाइनर रजिस्टर्ड नहीं जनरेट करना चाहता है, यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, तो भैया कंसाइनी जनरेट कर दे। यानी जो माल रिसीव कर रहा है वो जनरेट कर दे या जो माल बेच रहा है वो जनरेट कर दे। भाई दोनों में से कोई जनरेट कर दे। अगर दोनों की हाथापाई हो गई, भाई हम तो नहीं जनरेट करेंगे, तो कौन जनरेट करेगा? तो भाई सीधी सी बात है, ट्रांसपोर्टर तुम जनरेट कर दो। अब ट्रांसपोर्टर ने जवाब दिया भाई हम तो भाई रजिस्टर्ड ही नहीं है, अब तो रजिस्टर्ड पर्सन ही जनरेट कर सकता है। तो नहीं भाई,
गवर्नमेंट ने बोला कि अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर अपने आप को पैन बेसिस पे जाके एनरोल कर ले और फिर वो अपने क्लाइंट के लिए ई-वे बिल जनरेट कर ले। आपके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है, हम आपको एनरोलमेंट आईडी दे देंगे, जिसे बोलते हैं ट्रांसिन आईडी। हम आपको एनरोलमेंट आईडी दे देंगे, आप भैया वहां जाके जनरेट कर लो, लेकिन ई-वे बिल जनरेट करो। या तो जो माल बेच रहा है वो जनरेट कर दे, जो माल खरीद रहा है वो जनरेट कर दे। अगर दोनों नहीं करना चाहते तो भैया ट्रांसपोर्टर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम जनरेट करो। लेकिन अगेन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? द पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ द गुड्स and is a registered person. If you are a registered person and you are causing the movement of the goods, then it is a primary responsibility of yours to generate the e-way bill. Though you can ask your supplier to generate the e-way bill if you are not the person causing the movement of the goods, even if you are the person causing the movement of the goods. आगे हम बात करें, सो एनी पर्सन कैन इनरोल टू जनरेट द ई-वे बिल फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर ओन यूज। आप अपने यूज के लिए भी ई-वे बिल जनरेट करने के लिए इनरोल कर सकते हैं। अगेन हम बात करें इसी के कंटेक्स्ट में आगे, तो हु इज कॉजेज द मूवमेंट ऑफ द गुड्स? रजिस्टर्ड पर्सन एज अ कंसाइनर, रेसिपिएंट एज अ कंसाइनी। कौन जनरेट कर सकता है? सप्लायर भी कर सकता है, रेसिपिएंट भी कर सकता है। दोनों में से अगर दोनों रजिस्टर्ड है तो कोई भी कर दे, दोनों में से एक रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड होगा वो करेगा। अगर दोनों अनरजिस्टर्ड है तब क्या? तो registered person as a consignor or recipient as a consignee, but e-way bill may not be generated by them. Transporter registered person has to provide details for form GST e-way bill 1। तो इस केस में ट्रांसपोर्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट होती है। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो भैया रिसिपिएंट जनरेट कर दे, ट्रांसपोर्टर जनरेट कर दे। अगर गुड्स जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू रूट किया जा रहा है तो क्या है? मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आपका मिंत्रा हो गया, दीज आर द कॉल्ड ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉम बेसिस पे काम करते हैं। तो इसी केसेस में कौन जनरेट करेगा? तो भाई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर की है कि भैया वो ई-वे बिल जनरेट करके देगा। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू फर्निश द पार्ट बी। ई-वे बिल के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन जाती है और पार्ट बी में ट्रांसपोर्ट की इन्फॉर्मेशन जाती है। तो पार्ट ए आपने जनरेट कर दिया, तो अगर गुड्स का मूवमेंट ट्रांसपोर्टर के यहाँ कर रहे हो, अपने फैक्ट्री या गोडाउन से ट्रांसपोर्टर के यहाँ तक मूवमेंट कर रहे हो और विद इन 50 किलोमीटर है, तो आपको ई-वे बिल का पार्ट 2 जनरेट करके ई-वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। आप पार्ट ए जनरेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। रजिस्टर्ड पर्सन और ट्रांसपोर्टर में जनरेट ई-वे बिल वॉलंटरली इवन इफ द अमाउंट इज अप टू 50,000, मतलब 50,000 से नीचे की भी वैल्यू है तो भी अगर आप चाहें तो ई-वे बिल जनरेट कर दे। तो भाई अच्छी सी बात यही है कि भाई सब पे जनरेट करो, चोरी चकारी की आईडी करनी, सब पे जनरेट करो और ई-वे बिल जनरेट करके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम बात करें तो व्हेन टू जनरेट, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ सच मूवमेंट ऑफ द गुड्स हमें जनरेट करना है। इन रिलेशन टू सप्लाई, दो तरह की सप्लाई होती हैं, इनवर्ट सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई में सेल, स्टॉक ट्रांसफर का इंटर स्टेट टाइप का है, तो जॉब वर्क है, परचेज रिटर्न है, जो सप्लाई के फॉर्म में पार्ट होते हैं, इनमें आपको ई-वे बिल जनरेट करना है। इनवर्ट सप्लाईज में आपका परचेजेस हो गई, उसमें आपको ई-वे बिल जनरेट करना है। अदर देन सप्लाईज क्या होते हैं भाई विद इन स्टेट हम स्टॉक ट्रांसफर ऑफ गुड्स कर रहे हैं, यानी एक सेम जीएसटीएन में स्टॉक ट्रांसफर इधर से उधर कर रहे हैं। डिलीवरी चालान है, नॉन सप्लाई का आइटम है, हम तब वहां पे ई-वे बिल वहां भी जनरेट करना है। ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी आप किसी अनरजिस्टर्ड से ले रहे हैं और आप रजिस्टर्ड हैं, तो जैसा बताया था ना पहले कि भाई अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड आप रेसिपिएंट हो, आप रजिस्टर्ड हो तो आपको जनरेट करना है, या फिर अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में आप जनरेट करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट वन, वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवेज, अगर गुड्स जो है रेलवे के वैगन के थ्रू जा रहा है, रेलवे रेक जा रही है, तो गुड्स रेलवे जो है आपको गुड्स तब तक डिलीवर नहीं करेगी जब तक कि आप उसे ई-वे बिल प्लेस और टाइम ऑफ डिलीवरी के समय दिखा नहीं देते, दे नहीं देते। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मैंडेटरी जनरेशन की भी बात कही गई है लॉ में। क्या बोली गई है? अगर आप गुड्स जॉब वर्क के लिए भेज रहे हैं, फिनिश गुड्स फिनिश करने के लिए या रिपेयरिंग के लिए जॉब वर्क के लिए भेज रहे हैं, तो ई-वे बिल जो है जॉब वर्कर या प्रिंसिपल दोनों में से कोई भी एक आदमी ई-वे बिल जरूर बनाएगा ही बनाएगा। वहां तो मैंडेटरी है, चाहे 5 रुपए की भी वैल्यू हो, 50,000 भूल जाओ, यहाँ इरिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस है, 50 किलोमीटर से नीचे भी है तब भी ई-वे बिल बनाना है, 5 रुपए की भी वैल्यू है तब भी ई-वे बिल बनाना है। आप ऐसे कोई मतलब नहीं है। जॉब वर्क के केस में आपको ई-वे बिल आंख बंद करके बना देना है। मैंने आंख बंद की ना, आपको भी आंख बंद करके ई-वे बिल बना देना है, सोचना नहीं है कुछ। ट्रांसपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर,
by a person who has been exempted from the requirement of obtaining registration में clause 1 और 2 of section 24। ऐसे केसेस में person who is exempted from obtaining the registration is liable for generating the e-way bill, वो जाएगा अपने आप को enroll करेगा और e-way bill generate करेगा। इन दोनों केसेस में आपको आंख बंद करके e-way bill बना देना है। समझ में आता है? अब हम बात करते हैं, जो हम बात कर रहे थे लगातार, अगर आप देखेंगे कि हम बात करते आ रहे हैं वैल्यू की, अगेन द अमाउंट अप टू 50,000, अमाउंट अप टू 50,000, अमाउंट अप टू 50,000, हम बात करेंगे 50,000 से ऊपर है तो भैया ई-वे बिल बना दो। तो ये 50,000 की वैल्यू कैसे डिराइव करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 50,000 की वैल्यू आप डिराइव कैसे करेंगे? तो इसके लिए ये प्रोविजन जो दिया गया है वो ये है कि कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब होता है जो वैल्यू आप इनवाइस एंड डिलीवरी चालान पे डिक्लेयर कर रहे हैं, जिसके साथ गुड्स मूव कर रहा है, यानी जो आपकी इनवाइस एंड चालान है उस पर जो वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें सारी जीएसटी को शामिल कर लेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस, इन सबको हम शामिल कर लेंगे। इसके बाद हम उसमें जो शामिल नहीं करेंगे वो दो चीजें क्या क्या हैं? पहली चीज तो उसमें यह है कि अगर जो उसमें कोई एग्जेम्प्टेड वैल्यू गुड्स की वैल्यू भी शामिल है तो उसे शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जेम्प्टेड के केस में ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती भैया। ठीक है, तो अगर एग्जेम्प्टेड की कोई गुड्स इन्वॉल्व है उसमें तो भैया नहीं रेज करना है उसके लिए, और एग्जेम्प्टेड की गुड्स की वैल्यू अपने उस इनवाइस से हटा दो, फिर देखो क्या 50,000 की पूरी हो रही है। अगर हो रही है तो इनवाइस ई-वे बिल जनरेट कर लो, अगर फिर कम हो रही है तो ई-वे बिल जनरेट नहीं करो। दूसरा केस हो जाता है कि वेयर द इनवाइस इज इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ द बोथ एग्जेम्प्टेड एंड टैक्सेबल सप्लाईज, सॉरी दूसरा हो जाता है, माफ कीजिएगा, अगर आपकी इनवाइस में फ्रेट चार्ज है बिलो द लाइन तो भी आपको उससे एक्सक्लूड कर देना है। यानी आप अपनी इनवाइस में सिंपल सी बात है टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी शामिल की है, टोटल वैल्यू अगर जितनी भी आ रही है वो 50,000 से ऊपर है तो आंखें बंद कर लो और ई-वे बिल जनरेट कर दो। ठीक है, तो इसके साथ हमारा आज का ये टॉपिक कवर होता है कि हम कैसे जनरेट करेंगे, कब का जनरेट करेंगे। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज अपने क्वेश्चन सेशन में जरूर डालिएगा, ऐसे कमेंट्स में डालिएगा, हम कोशिश करेंगे हम आपको जवाब दें। इनके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप डालिएगा। और अगेन चैनल को शेयर, लाइक, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप बेल आइकन को भी क्लिक कर दिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आपको हमेशा आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद।